हेलो एवरीवन। सो अभी तक के हमारे लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात की थी, बट आज से हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या साउंड वेव के बारे में बात करेंगे कि साउंड वेव किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में किस तरीके से प्रोपगेट करती है। अगर मीडियम चेंज कर दे तो उसके वेलोसिटी पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, उसके एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट आएगा। ऐसी सिचुएशंस को हम लोग आज से इस लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस 7 या 8 लेक्चर्स में ट्रांसफर वेव के लिए देखा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस तरीके से ट्रांसवर्स वेव से डिफर करती है। हम लोग ये जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो भी प्रोपागेट करती है वो क्रस्ट और ट्रफ के में फॉर्म में चलती है। क्रस्ट का मतलब नॉर्मल से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और ट्रफ का मतलब नॉर्मल से मिनिमम एम्पलीट्यूड इन नेगेटिव डायरेक्शन या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन नेगेटिव डायरेक्शन। या इस तरीके से ट्रांसफर वेव आगे बढ़ती है। लेकिन बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो हमारी होती है वो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के फॉर्म में चलती है। मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा। जैसे अगर मैं किसी ट्रांसवर्स वेव को बनाऊं तो ट्रांसवर्स वेव का जो भी हमारे पास फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जस्ट लाइक दिस। बात समझे? ये हमारे हो जाएंगे ट्रफ, ये हमारे हो जाएंगे बेटा क्रस्ट, और वेव मोशन जो होगा वो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इस बात को समझिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है कि ट्रांसवर्स वेव में वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू पार्टिकल मोशन। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हमारे पास जो भी वेव ट्रेवल करती है वो इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बात समझे? ये ट्रांसवर्स वेव की कहानी है कि वेव मोशन परपेंडिकुलर होता है पार्टिकल मोशन के। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, वेव मोशन जो होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है या पैरेलल डायरेक्शन में होती है किसके, पार्टिकल के मोशन के। तो आप इसे पैरेलल बना सकते हो, पैरेलल टू पार्टिकल मोशन, या इसी को आप बोल सकते हैं और इन सेम डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूवमेंट। पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारी वेव भी प्रोपागेट करेगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल आता है साउंड वेव, बात समझे, या हम लोग बात कर सकते हैं प्रेशर वेव्स। तो ये सारी की सारी जो वेव्स होती हैं ये कैसी वेव्स है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। क्लियर? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच में आई थिंक तुम लोगों को बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से प्रोपागेट करती है, वेव मोशन और पार्टिकल मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा, वेव मोशन पार्टिकल मोशन के पैरेलल डायरेक्शन में होगा, या इसे कह सकते हैं सेम डायरेक्शन में होगा पार्टिकल के मोशन के। ठीक, तो आज से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिनके बारे में जानकारी करेंगे, वो हमारा होगा साउंड वेव। फिर हम लोग किसी दिन प्रेशर वेव के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं, साउंड वेव क्या होती है और कैसे ये काम करती है। ठीक है, चलो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से। है तो ये मैकेनिकल वेव, बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है वो होती तो मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब इसको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, समझ गए? अब सपोज करो कि जिस मीडियम में साउंड वेव प्रोपागेट कर रही है उस मीडियम को हम लोग चेंज कर दें या बदल दें, तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजमेंट आएगी, बिल्कुल आएगी। ये सब हम लोग आगे देखेंगे भी कि किस तरीके से मीडियम को चेंज करने पर साउंड वेव की स्पीड, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बदलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो कि जो एयर हमारे पास सराउंडिंग है उसे मैं हटा दूं या वैक्यूम कर दूं, तब तब क्या होगा? तब साउंड वेव के केस में क्या चीजें होगी ये बताओ। चलो तुम्हें मैं इसे समझा के दिखाता हूँ एक एग्जांपल के, समझना जो मैं बोल रहा हूँ। तो सुनाई दिया नहीं ना? बेसिकली यही होगा। अगर मैं वैक्यूम ले आता हूँ तो ये जान लेना कि साउंड वेव कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाएगी या आपको वो चीज सुनाई ही नहीं देगी जो मैंने कहा है, जो हमारे सोर्स ने प्रोड्यूस किया है। बात समझे?
तो वैक्यूम में साउंड वेव प्रोपागेट करती, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या है साउंड वेव ये समझते हैं। साउंड वेव, सबसे पहली बात, ये है तो कैसी वेव, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है तो इसको चाहिए होगा बेटा एक मीडियम, तो रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर वेव प्रोपागेशन। वेव प्रोपागेशन के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में आई? अब कैसे ये मूव करती है इसे समझो। वेव प्रोपागेशन कैसे होगा समझना। वेव प्रोपागेशन कैसे होने वाला है, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, इसे समझ लो। सबसे पहली बात, आपको एक चीज चाहिए, सोर्स। ठीक, ये सोर्स क्या करेगा, साउंड वेव को क्रिएट करेगा। सोर्स दैट क्रिएट्स साउंड वेव। बेटा अगर कोई सोर्स ही नहीं है तो डिस्टरबेंस नहीं होगी, और अगर डिस्टरबेंस नहीं होगी तो वेव कहां से आएगी, इसलिए आपको सोर्स चाहिए। दूसरी बात, सोर्स तो हो गया, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वैक्यूम और मीडियम का, तो अगर हमने वैक्यूम रखा है तो हमारी साउंड वेव कभी प्रोपागेट ही नहीं कर सकती, या साउंड वेव पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, मटेरियल मीडियम की। अब सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं उसे भी समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ट्यूनिंग फॉर्क रख सकता हूँ। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होती है बेटा, कुछ नहीं होती, एक यू शेप की मेटल की स्ट्रिप होती है, बस उसी को कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क हो गई, लाउड स्पीकर हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास हो सकते हैं एक सोर्स। मटेरियल मीडियम, जैसे हमने एयर रख दिया या हमने कोई सॉलिड बाउंड्री रख दी, इस तरीके से हम कुछ मटेरियल मीडियम ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलो वेव प्रोपागेट करा करके दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वेव प्रोपागेशन होगा। समझो, मान लो कि ये आपके पास एक मीडियम है, ध्यान से समझना, और यहां पर उसके मीडियम के पार्टिकल्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में रखे हुए हैं या नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब नॉर्मल कंडीशन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एट नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, ये सारी सिचुएशन नॉर्मल प्रेशर की है बेटा। ठीक है, और इसके एक एंड पर मैंने सोर्स रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया ट्यूनिंग फॉर्क। क्लियर? ये हमारा हो गया मीडियम इन नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट बोल दो या नॉर्मल प्रेशर कंडीशन बोल दो। ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन है। ट्यूनिंग फॉर्क जो हमारे पास है सोर्स, अभी मैंने कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं की है, तो आप ऐसे लिख सकते हो नो डिस्टरबेंस। जस्ट लाइक मैंने यहां पर आपके लिए कंडीशन बनाई। क्लियर? अब तुम क्या करो, इस ट्यूनिंग फॉर्क से वेव को प्रोड्यूस करो, यानी इसको बस स्टिक कर दो, हिट कर दो, ये सारा का सारा काम कर देगा। तो जैसे ही तुम ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करोगे तो क्या होगा, ये कुछ अपनी पोजीशन से दबेगा और उसके बाद ठहर जाएगा। यही तो चीजें होंगी। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, मान लो कि वो अपनी सिचुएशन से दबा, वो हमारी इनिशियल सिचुएशन ऐसे कुछ थी नॉर्मल वाली, अब वो दब गई, ये कुछ ऐसे आ गई। ठीक है बेटा, ये कंडीशन हो सकती है, और दबने के बाद वो खुलेगी तो कुछ ऐसे हो सकती है। समझे? क्लियर है? अब इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास ये जो मीडियम है, ये मीडियम के मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो, ये जो हमारे पास बने हुए हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल्स इन दियर नेचुरल स्टेट। ये अपनी नेचुरल स्टेट में है। समझ गए? अब जब तुमने इसे वाइब्रेट करा दिया, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगी, यहां पर क्या होने लगा, वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क स्टार्ट्स। यहां पर स्टार्ट हो चुका है, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा, अब जरा देखना मीडियम पे क्या होने वाला है, समझना। ठीक है, देखो, जैसे ही यहां से ट्यूनिंग फॉर्क कंप्रेस हुई, ये दबी। क्लियर? अब बेटा होगा क्या, हमने इसे एकदम पास में रखा है, सोर्स एकदम पास में है, मीडियम के जस्ट बाउंड्री पर रखा हुआ है,
इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फैला देता हूँ और दूर देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि सर ये बना कैसे। ठीक है, एकदम पास में। अब जैसे ही तुमने इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट की तो उसके सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हुए। डिस्टरबेंस इस तरीके से होगी कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में हमारे मॉलिक्यूल्स भी डिस्टर्ब होना चालू होंगे, उसी डायरेक्शन में हमारे मीडियम के मॉलिक्यूल भी प्रोपागेट करना चालू होंगे। यही है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, देखो कैसे होगा। अब ये कंप्रेस हुआ तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे पास वाले, इनको थोड़ा सा स्पेस मिल गया फैलने के लिए। बात समझ में आई? इसलिए यहाँ के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर हो गए। देखना बेटा क्या हो रहा है, इनको जगह मिल चुकी है और ये दूर हो चुके हैं, जबकि आगे वाले जो हमारे हैं वो अपनी नॉर्मल स्टेट में रहेंगे, क्योंकि हमारे जस्ट पड़ोस वाले ही पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे। बाकी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब वैसे के वैसे ही बने रहेंगे एट द स्टार्टिंग कंडीशन। इनिशियल कंडीशन या स्टार्टिंग कंडीशन में वो ऐसे बने रहेंगे जैसे वो पहले से थे। तो आप देख सकते हैं इस जगह पर मॉलिक्यूल्स के वजह से जो प्रेशर हुआ वो कम हो गया। इधर हमारा नॉर्मल रीजन है, लेकिन यहां पर जो हमारे पास रीजन डेवलप हुआ ये वाला, इस रीजन में प्रेशर जो है वो कम हो चुका है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर रिड्यूस्ड रीजन। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब यहां देखो, अब जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करके बाहर निकली तो उसने क्या किया, यहां वाले मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा दबा दिया। क्यों? क्योंकि बेटा वो बाहर जा रही है। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, अंदर आई थी तो उसको फैलने के लिए जगह मिली थी, लेकिन ये बाहर जा रही तो क्या हो रहा है, इसलिए दबाएगी, जस्ट बगल वाले को दबा देगी। तो क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी। इस बात को समझिएगा, डेंसिटी से अच्छा मैं ये वर्ड बोलूंगा प्रेशर। एक्चुअल में होता क्या है, दोनों चीजें चेंज होती है, डेंसिटी भी और प्रेशर भी। डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, डेंसिटी इस तरीके से चेंज हो रही है कि हमारे मॉलिक्यूल्स देखो दूर दूर हो गए। तो भाई जब दूर दूर हो गए तो उनकी डेंसिटी कम हो गई। यहाँ पर देखो डेंसिटी हमारी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा पास पास आ गए, लेकिन आगे की कंडीशन में जैसे था वैसे ही वो बने रह गए। तो अब आप इन दोनों डायग्राम से समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश की है। ये जो रीजन है आगे वाला जो मैं अभी बना रहा हूँ डॉट से, इस रीजन को आप समझ सकते हो कि इसमें नॉर्मल प्रेशर होगा या नॉर्मल रीजन होगा। ये है नॉर्मल प्रेशर रीजन, जबकि यहां पर देखो ये रीजन क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज्ड रीजन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अब इन्हीं दोनों से तुम्हें समझना है कैसे। अब जो ये प्रेशर रिड्यूस रीजन है, ध्यान से देखना, ये रीजन आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, इसी तरीके से हमारी वेव ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। सेम प्रोसेस में यहां देखो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज रीजन हमारा आगे डिस्टर्ब करेगा, ये वाले मॉलिक्यूल इसको डिस्टर्ब करेंगे, ये वाले इसको डिस्टर्ब करेंगे। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वेव क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में क्या कंडीशन होती है कि वेव मोशन और पार्टिकल की मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में होती है। बात समझ में आ गई? तो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव की कंडीशन है। अब इन दोनों को बोलते क्या है, सबसे अच्छी बात समझना, सबसे एक रिमार्क मैं यहां लिख रहा हूं, यही कंडीशन जो प्रेशर रिड्यूस रीजन है, प्रेशर रिड्यूस्ड रीजन कहां से बेटा, नॉर्मल से, फ्रॉम इट्स नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर से जो रिड्यूस रीजन होगा उसे हम लोग बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। समझ गए? तो आप ये समझ चुके होंगे कि जो प्रेशर इंक्रीज्ड रीजन है, इंक्रीज्ड रीजन फ्रॉम इट्स नॉर्मल प्रेशर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। तो अब समझो कि रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन क्या हुआ, आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया। तो ये जो रीजन था ये रेयर फ्रैक्शन है,
ये जो रीजन है वो क्या है, कंप्रेशन रीजन है। तो वेव हमारी किस तरीके से चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेस फिर रेयर फैक्ट, फिर कंप्रेस फिर रेयर फैक्ट, इस तरीके से आगे मूव करती है। और ये मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव हमारी क्या कर रही है, प्रोपागेट कर रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की कंडीशन तो हमें समझ में आ गई होगी कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव किसके फॉर्म में चलेंगी, रेयर फैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में चलेंगी। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव किसके फॉर्म में चलती थी, क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती थी। क्रस्ट और ट्रफ मैकेनिकल वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते थे। कंप्रेशन और रेयर फैक्शन वेव मोशन की डायरेक्शन में होंगे। ये है बेसिक डिफरेंस हमारा किसके बीच में, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बीच में। तो साउंड वेव हमारी कैसी वेव है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। तो इसी वजह से जो हमारी साउंड वेव है वो किसके फॉर्म में चलेगी, रेयर फैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में चलेगी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो अब इस बात को समझो कि हमारे पास जो साउंड वेव होती है वो हमें कैसे सुनाई देती है। जैसे मान लो मैंने कुछ बोला, वो आपको कैसे सुनाई दे रहा है। तो होता क्या है बेसिकली कि ह्यूमन वोकल कॉर्ड, जो हमारी वोकल कॉर्ड है, वहां से मैंने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, जैसा कि इस ट्यूनिंग फॉर्क ने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया है। तो जैसे ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, वो प्रेशर डिफरेंस हमारे एयर मीडियम के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वोकल कॉर्ड में डिस्टर्बेंस हुई। क्लियर। और यही डिस्टरबेंस कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ती है और तुम्हारे कान के ईयर ड्रम पर, ध्यान सुनना, कहां पर, कान के ईयर ड्रम पर हमारा प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है और हमारे कान प्रेशर डिफरेंस को एनालाइज करते हैं और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिसके बाद हम पर्टिकुलर साउंड से एक मीनिंगफुल मैसेज को अडॉप्ट कर लेते हैं या निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सुनाई देती है। ये है साउंड वेव का बेसिक खेल। बात समझ गए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ इस पॉइंट पर ध्यान देने के लिए कि अगर मटेरियल मीडियम की बात चेंज कर दी जाए तो हमारे साउंड वेव की स्पीड पर क्या इफेक्ट आएगा। तो आप पूछोगे सर साउंड वेव की स्पीड का जिक्र कहां से हो गया। तो बेटा कुछ नहीं करना है, जैसे कि तुम लोगों ने देखा था ट्रांसवर्स वेव के केस में कि वेव स्पीड हमारी मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती थी, ठीक उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड भी किस पर डिपेंड करेगी, मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी। देखो कैसे डिपेंड करेगी, समझो इस बात को। पहले इस बात को देख लो, एक बार चीजें क्लियर हो गई हैं। मुझे लगता है कि कंप्रेशन और रेयर फैक्शन में अब कंफ्यूज नहीं हो गए कि कंप्रेशन और रेयर फैक्शन सर बना कैसे, ठीक है। तो कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर नॉर्मल स्टेट से प्रेशर बढ़ जाए उसे कंप्रेशन। रेयर फैक्शन क्या हुआ, हमारा नॉर्मल स्टेट से प्रेशर कम हो जाए, वो रेयर फैक्शन। चलो बेटा देखो स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव। देखो ध्यान से, ये अभी मैं इसकी एनालिसिस करा रहा हूँ, अभी मैं मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग साउंड वेव की स्पीड को देखेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मीडियम एज ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स। जिस तरीके से ट्रांसवर्स वेव डिपेंड करती है मटेरियल मीडियम पर, उसी तरीके से साउंड वेव की स्पीड भी डिपेंड करेगी। क्लियर है। तो आपने क्या सीखा था, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पढ़ा था तुम लोगों ने, v बराबर अंडर रूट इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी, पढ़ा है ना। किसकी बात हो रही है, मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्पीड ऑफ साउंड वेव बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन के आधार पर, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब तुम पूछोगे सर इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, बताता हूं।
एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी। तो इनर्शियल प्रॉपर्टी को तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, वो कुछ और नहीं है, वो है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। किसकी? मीडियम। बात समझे? इनर्शियल प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब तुम नाम से क्लियर कर सकते हो, इनर्शिया, जो रेजिस्ट करेगा चेंज में। तो वहां पर बेटा रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? मीडियम में, उसकी डेंसिटी तो दे रही है। इसलिए हमारी इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या बन गई? डेंसिटी। अब बात करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी पर। तो तुम लोगों ने इलास्टिसिटी में तीन तरीके की इलास्टिसिटी पढ़ी थी, एक यंग्स मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस और एक शियर मॉडुलस। याद आया? या इसी को मैं बोल सकता हूं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ शेप। याद आ रहा है? तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके का मटेरियल मीडियम होगा उस तरीके की हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी। अगर साउंड हमारी एयर में चल रही है या गैस में चल रही है तो हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाएगी बल्क मॉडुलस। अगर हमारा साउंड वेव सॉलिड में चल रही है तो हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा यंग मॉडुलस। बात समझ गए? तो देखो फॉर्मूला बनाते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो साउंड, ध्यान देना, इफ साउंड वेव प्रोपागेट्स इन सॉलिड, अगर साउंड वेव किसमें चल रही है? सॉलिड में, तब वेव स्पीड जो होगी वो क्या होगी? इलास्टिक प्रॉपर्टी में आप क्या बोलोगे? यंग्स मॉडुलस। समझ गए? डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना? y अपॉन रो। ये है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। अब अगर मैं बोलूं कि हमारा जो मीडियम है वो सॉलिड ना रह करके फ्लूइड हो गया, फ्लूइड में वो वाटर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है? तो ऐसे केस में क्या कंडीशन निकल के आएगी? ऐसे केस में क्या होगा? इफ साउंड वेव प्रोपागेट्स इन फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब एयर या लिक्विड बोल दो, ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तब क्या होगा? तब हमारे पास जो वेव स्पीड आएगी वो आएगी बल्क मॉडुलस डिवाइड में हमारे पास डेंसिटी। ठीक है? तो स्पीड हमारी क्या मिल गई बेटा? बल्क मॉडुलस की डेंसिटी हमारे पास क्या है? रुक। तो ये था हमारा बेसिक्स इसके लिए साउंड वेव की कंडीशन। तो आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि साउंड वेव कैसी वेव होती है। चलो इसे मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ जो अभी तक मैंने पढ़ाया। साउंड वेव पहली बात लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दूसरी चीज रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में चलेगी, मतलब वेव मोशन और मीडियम के पार्टिकल का डिस्टर्बेंस सेम डायरेक्शन में होगा। तीसरी बात, साउंड वेव की स्पीड डिपेंड करेगी कि हमारा जो मीडियम है या मटेरियल मीडियम है वो किस नेचर का है। अगर हमारा सॉलिड हुआ तो यंग मॉडुलस, अगर हमारे पास फ्लूइड हुआ तो बल्क मॉडुलस। ये चीज हमारे पास कंडीशन है। अच्छा, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन क्या होते हैं? रेयर फ्रैक्शन बेटा उसको कहा जाता है जहां पर प्रेशर हमारा डिक्रीज कर गया हो नॉर्मल प्रेशर के कंपेयर में। कंप्रेशन का मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर हमारा प्रेशर क्या हो, बढ़ गया हो इसके कंपेयर में, नॉर्मल प्रेशर के कंपेयर में। तो ये था हमारा साउंड वेव के बारे में कहानी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है ना बेटा कि इफ साउंड वेव प्रोपागेशन सॉलिड, ये बनाया किसके अकॉर्डिंग? ट्रांसवर्स वेव के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम ये चेक करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे ये जो फॉर्मूला निकल के आता है वो सही है या नहीं। बात समझ में आई? मतलब सिंपल सी बात है, इन दोनों फॉर्मूलेस का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और एक बात और जानेंगे कि साउंड वेव की जो स्पीड होती है एयर में, इसके लिए बात कर रहा हूं, एयर में वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आज का लेक्चर इसी पर खत्म करते हैं और मिलते हैं कल के